मैथ में पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका एग्जांपल फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 4n, यहाँ पर 4 की घात n दिया हुआ है। n एक प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, तो हमें ये पता करना है कि क्या इसका n का कोई ऐसा मान हम रखें जिसमें यह क्या हो जाए, 4 की पावर जो n है वो 0 हो जाए, 0 संख्या या 0 डिजिट हो जाए। तो क्या ऐसा मान संभव है या नहीं है, हमें ये लगाना है पता। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसे समझो, जैसे 4 लिखा है, n की जगह हम ऐसा मान रखें जिससे कि क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे 4 की पावर हमने 1 रखा तो कितना हुआ 4, 4 की पावर 2 रखा 16 हुआ, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे हमें क्या लाना है, 0 लाना है ना। 0 कब आता है, जैसे कोई संख्या है 10, 20, 30, 40, 50। तो आप देखो ये संख्याएं क्या हैं, इनके पहला डिजिट क्या आ रहा है, 0। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, मुझे कह रहे हैं। तो इन संख्याओं में देखिए, ये संख्याएं सम संख्याएं हैं और ये इनमें से प्रत्येक संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो 0 लाने के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर में प्राइम फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तो जैसे इसको हम इस 10 को लिख रहे हैं, 10 को क्या लिखेंगे हम, 2 × 5। तो कोई भी संख्या जिसमें हमें 0 लाना है तो उसमें 2 भी होना चाहिए और 5, ये जरूरी है। 0 लाने के लिए सम संख्या तो होना चाहिए, क्योंकि सम संख्या में हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सम संख्या में भाग हमेशा 2 से जाता है, 2 से तो जाता ही है, तो साथ में 5 भी होना चाहिए, तभी वो संख्या आगे 0 आएगी। ठीक है, तो क्या है, जबकि चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 2 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां पर वो दे रहे हैं 4 की पावर n। ठीक है, तो बच्चों हम 4 की पावर n को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना। इसके अगर हम अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर निकालें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है। 4 को हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करते हैं तो कितना आता है, 2 × 2, यानी कि हमने इस तरह से लिख दिया, और ऊपर लगा है n तो हमने n लिख दिया, 2n हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे कि 0 लाने के लिए 2 तो चाहिए, साथ में 5 चाहिए। 5 के बिना हम 0 नहीं ला सकते, कोई भी संख्या हो। क्या है, क्या लिखेंगे हम, क्योंकि 2n में n की पावर n के साथ क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो देयर इज नॉट एनी वैल्यू, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके मतलब जो हम n बराबर रख सकें, मतलब 4n की जगह पर हम ऐसी कोई संख्या नहीं है जो हम रखें और क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि n के स्थान पर 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 और 5 दोनों जरूरी है, तभी हम इस संख्या को मतलब n के स्थान पर हम रख पाएंगे, तब वो 0 आ पाएगी। ठीक है, एग्जांपल है एलसीएम और एचसीएफ, हमें इन दोनों संख्याओं के निकालना है। ठीक है, 6 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले 6 के क्या निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो, यहां से निकाल देते हैं, फैक्टर करते हैं हम, 2 3 6, 3 1 जा 3, तो क्या आया, यहां पर 6 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 2 और 3। ठीक है, अब हम 20 के निकालते हैं, यहां पर 20 के निकाल लेते हैं, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो क्या आते हैं 20 के फैक्टर, 2 × 5। ठीक है, अब हमें निकालना है एफसीएफ। एफसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या, है ना। अब दोनों में हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। जैसे इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 2 है, हाँ है, तो हमें यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसमें 3 है,
लेकिन इसमें 3 दिख रहा है कहीं नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 दिख रहा है और एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें 5 दिख रहा है, इसमें यहाँ पर कहीं 5 दिख रहा है नहीं है। तो इन दोनों में, इन दोनों संख्याओं का यानी 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम में हमें सारी संख्याओं को लिखना पड़ेगा, जितनी संख्या है उन सभी को लिखना है, लेकिन किसी भी संख्या की आवृत्ति बार-बार ना हो, यानी कि किसी भी संख्या को 2 बार ना लिखा जाए, एक बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 2, तो हमने लिख दिया 2। इसमें और इसमें 2 1 है, हमने 1 2 ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर इसमें 3 है, हमने 3 ले लिया। इसमें 2 है, हमने 2 ले लिया। इसमें 5 है, हमने 5 ले लिया। अब आप कहोगे सर इसमें 2 और इसमें 2 2 बार है, आपने 2 बार क्यों नहीं लिखे? तो इसमें सारी संख्याओं को लिखा जाता है, बस जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 2 और 2 इसमें दोनों में है, हमने एक बार लिख लिया। यहाँ पर 3 लिख लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर 5 लिख लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर और 2 होता तो इन दोनों 2 को हम सिर्फ एक बार लिख लेते। ठीक है, अब इनका हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 60। तो 6 और 12 का, 6 और 20 का एलसीएम 22 रहेगा और 6 और 20 का एलसीएम कितना रहेगा? 60 रहेगा। ठीक है, ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूं जिसे आप देख कर ही पहचान लोगे। तो एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या देखना है आपको जो इन दोनों में कॉमन हो। छोटी से छोटी संख्या आपको ऐसी देखना है जिसमें 6 में भी उस संख्या का भाग चला जाए और 20 में भी चला जाए, ऐसी संख्या। तो दो संख्या है जिसमें आपका 6 में भी भाग जाता है, 2 3 6, और दूसरी दो जो संख्या है उसका भाग 20 में भी चला जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें 6 का भाग और 20 में जाता हो। छोटी से छोटी, सबसे छोटी 2 संख्या होगी तो 2 एलसीएम आ गया। अब हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम में बड़ी संख्या देखनी पड़ती है जिसमें 6 और 20 ऐसी संख्या हो, 6 और 20 से इसमें 6 का भी भाग चला जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी हो जाए, है ना। ऐसी संख्या देखनी पड़ती है। तो क्या होगी? 60। 60 में 6 का भी भाग चला जाता है और 20 का भी चला जाता है, तो ऐसी संख्या होगी। इस तरह से हम इसको आसानी से भी पहचान सकते हैं। थैंक यू।